डियर स्टूडेंट्स, इलास्टिसिटी टॉपिक का लेक्चर नंबर 4 इस समय स्टडी करना हम लोगों को। और आज लास्ट लेक्चर है, आज ये टॉपिक फिनिश भी हो जाएगा। इसके बाद से सरफेस टेंशन टॉपिक चलेगा। सरफेस टेंशन के बाद से फ्लो ऑफ लिक्विड, जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में टोटल 3 टॉपिक्स हम लोगों को स्टडी करने थे। इसमें इलास्टिसिटी आज 4th लेक्चर है, आज फिनिश होगा। आज पहले हम थोड़ा क्वेश्चन कराएं असाइनमेंट से। पिछले लेक्चर भी हमने क्वेश्चन कराया था, आज और हम कुछ क्वेश्चन कराएंगे। उसके बाद से कुछ और कॉन्सेप्ट इस टॉपिक में बचे हैं, उसको फिनिश करके आज टॉपिक को फिनिश करेंगे। तो देखा जाए तो ये लेक्चर नंबर 4 है इलास्टिसिटी का। थर्टी 31 नंबर क्वेश्चन असाइनमेंट का बेटा। 31 नंबर क्वेश्चन AIPMT 2015 में क्वेश्चन पूछा भी गया है। अप्रॉक्सीमेट डेप्थ ऑफ एन ओशियन इज 2700 मीटर। एक ओशियन है, समुद्र है जिसका डेप्थ 2700 मीटर है। द कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर दे दिया है 45.4 इंटू 10⁻11 पास्कल इनवर्स। कंप्रेसिबिलिटी हमने बताया था बल्क मॉडुलस का ये जस्ट अपोजिट होता है। एंड डेंसिटी ऑफ वाटर दे दिया है 10/3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। व्हाट फ्रैक्शनल कंप्रेशन ऑफ वाटर विल बी ऑब्टेन्ड, यानी फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम पूछ रहा है एट द बॉटम ऑफ ओशियन। कितना वॉल्यूम में बेटा चेंजिंग आएगा बॉटम पर। तो क्वेश्चन अगर देखा जाए तो क्वेश्चन हम लोग कहेंगे गिवन जो ओशियन है उसकी हाइट दे दिया, डेप्थ दे दिया है, वाटर की डेंसिटी, ये सब गिवन है। और साथ में देखा जाए तो कंप्रेसिबिलिटी, वाटर की कंप्रेसिबिलिटी भी बेटा दे दिया है। तो डेप्थ है 2700 मीटर, 2700 मीटर डेप्थ है। वाटर की डेंसिटी 10⁻³ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये हो गया बेटा डेंसिटी ऑफ वाटर। इसके बाद से कंप्रेसिबिलिटी दिया है 45.4 इंटू 10⁻11, 45.4 इंटू 10⁻11, 45.4 इंटू 10⁻11 पास्कल इनवर्स। इट इज कंप्रेसिबिलिटी। ठीक है, ये बेटा हो गया कंप्रेसिबिलिटी ऑफ वाटर, वाटर की कंप्रेसिबिलिटी। तो ये पूछ रहे हैं फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम। तो जो ओशियन का जो डेप्थ होगा, बॉटम होगा, वहां पर प्रेशर ज्यादा होगा और एक्स्ट्रा प्रेशर बढ़ जाने से वॉल्यूम में डिक्रीमेंट हो जाएगा। तो डेल्टा V/V बेटा फाइंड कर रहा है, और डिक्रीमेंट मतलब माइनस, ये हम लोगों को क्या करना है बेटा, फाइंड करना है। ठीक है, तो जो भी ओशियन है, देखो यहां पर हम बना दे रहे हैं वाटर बना दे रहे हैं। यह बेटा वाटर, यहाँ का प्रेशर जो होगा वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ये इसका डेप्थ है और ये बॉटम है। बॉटम पे प्रेशर बेटा P0 एटमॉस्फेरिक प्रेशर प्लस वाटर कॉलम का प्रेशर ρGH होगा। ठीक है, तो बॉटम पे कितना प्रेशर वॉल्यूम में चेंजिंग होगा वाटर का, फ्रैक्शनल चेंज इन वाटर, माइनस डेल्टा V/V फाइंड करना है। तो प्रेशर में बेटा जो चेंजिंग आ गया वो कितने का आ गया, P0 प्लस ρGH। इसमें P0 बेटा माइनस कर दो
तो जो वाटर कॉलम का प्रेशर होता है, वाटर कॉलम का प्रेशर, ये रो जी एच ही डेल्टा पी हो गया। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करें, कंप्रेसिबिलिटी का फॉर्मूला लगा दें। कंप्रेसिबिलिटी इज इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम, ये माइनस ये बताए हैं, अपॉन चेंज इन प्रेशर। यहां से आ गया माइनस डेल्टा वी अपॉन वी इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर इनटू कंप्रेसिबिलिटी, और चेंज इन प्रेशर होगा बेटा रो जी एच इंटू कंप्रेसिबिलिटी। बस सब दिया है, वैल्यू पुट कर दो। देख रहे हो, एक फॉर्मूला बन गया। फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम रो जी एच इंटू कंप्रेसिबिलिटी। वाटर की डेंसिटी जो है वो 10 पावर 3 है, जी का वैल्यू बेटा 9.8 रख दो, एच का वैल्यू 2700 है, कंप्रेसिबिलिटी का वैल्यू है 45.4 इंटू 10 पावर -11। ये कंप्रेसिबिलिटी बेटा देखो दिया है 45.4 इंटू 10 पावर -11। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। ये सॉल्व करने पे आ जाएगा बेटा 1.2 इंटू 10 पावर 1.2 इंटू 10 पावर -2, 1.2 इंटू 10 पावर -2 फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम एट बॉटम ऑफ ओशियन। ये आंसर आ गया। बी ऑप्शन ये देख लो सही है। और दिखाते हैं, यह है बी ऑप्शन 1.2 इंटू 10 पावर -2, जो देख रहे बेटा AIEEE 2015 में, AIPMT 2015 में ये क्वेश्चन देखो पूछा भी है मेडिकल एग्जाम में। तो इलास्टिसिटी से बेटा एक क्वेश्चन आता है, और तीन ही तो फार्मूले हैं, एक यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला याद रखो, बल्क मॉडुलस का, और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी का। मैक्सिमम चांस होता है यंग्स मॉडुलस पे क्वेश्चन पूछने का। ठीक है, ये आंसर आ गया। चलो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पहले पढ़ लें, तब जाकर के फिर क्वेश्चन करते हैं। एक क्वेश्चन अपने तरफ से किया जाए, असाइनमेंट में नहीं है, अपने तरफ से क्वेश्चन किया जाए। जैसे एक रिजिड सपोर्ट है, और रिजिड सपोर्ट से ये एक रॉड या कह सकते हैं वायर, ये सस्पेंड है। ये कोई वायर है, या कोई रॉड है, या कोई रोप है। ठीक है, और अभी तक हम लोग क्या करते थे, किसी भी वायर से जब वेट सस्पेंड करते थे तो वेट को उसके इंड पे सस्पेंड करते थे, और वायर बेटा मासलेस होता था। बट ये मासलेस बेटा नहीं है, इसका अपना मास है, नॉट मासलेस। ये बेटा मासलेस नहीं होगा, इसका मास m दिया है, m इसका मास दिया है, नॉट मासलेस। और इसका लेंथ दे दिया है, लेंथ है बेटा कैपिटल L। तो किसी भी वायर में हम लोग क्या करते थे, वेट सस्पेंड करते थे, नीचे एक फोर्स लगाते थे, तब जाकर के उसमें एक्सटेंशन इलांगेशन क्रिएट होता था। तो यहां पर क्या है ना कि अपना इसका मास है, नॉट मासलेस, मतलब इसका अपना मास है, अपना वेट काम करेगा। तो अपने वेट के द्वारा इसमें कितना इलांगेशन क्रिएट होगा ये पूछ रहा है। अगर इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया बेटा A है, और यंग्स मॉडुलस इसका क्या है y है, और लेंथ कितना है L है, तो पूछ रहा है कि फाइंड elongation produced in given rod due to its own weight। अपने वेट के कारण इसमें कितना इलांगेशन क्रिएट होगा ये पूछ रहा है। ये क्वेश्चन बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। जब अपना वेट कह देगा तो वहां पर स्टूडेंट कंफ्यूज होने लगेगा कि ये कैसे सॉल्व करें। तो इसमें करना क्या है कि यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला लगा देना है। यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू F इंटू कैपिटल L अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू इलांगेशन स्मॉल l। दैट इज हो गया F इंटू L अपॉन A। इलांगेशन को चलो हम डेल्टा L लिख लेते हैं। यही डेल्टा L हम लोग को क्या करना है, फाइंड करना है।
तो अब इसमें है क्या कि अभी तक हम लोग क्या करते थे, कोई वायर या रॉड होता था तो हम फोर्स इसके एक एंड पे लगाते थे। यहाँ कोई फोर्स नहीं लगाया जा रहा है, यहाँ पे कोई ब्लॉक सस्पेंडेड नहीं है, अपने वेट के कारण अपना वेट उसको कितना इलांगेट कर देगा, क्योंकि इसका अपना मास m है, अपना वेट mg लगेगा। तो बेटा किसी भी बॉडी का जो वेट लगता है उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास पे लगता है। देख लो यहाँ पे इसका सेंटर ऑफ मास होगा, सिंपल मेथड है सॉल्व करने का, ट्रिकी मेथड। और यहीं पे इसका क्या दिखा देंगे, वेट दिखा देंगे, कितना वेट दिखा देंगे बेटा mg, देखो mg वेट दिखा देंगे, और यही l बस लेके चलेंगे। देख लो l डैश, और l डैश का वैल्यू कितना हो जाएगा l/2, क्योंकि अपना वेट इसका सेंटर ऑफ मास पे काम करेगा, तो यहाँ l ना रख करके बेटा l डैश रख देंगे, और डेल्टा l यहाँ से फाइंड कर लेंगे। देखो डेल्टा l इलांगेशन इज इक्वल टू f इंटू l डैश अपॉन a इंटू यंग्स मॉडुलस, f के स्थान पे बेटा हो जाएगा mg, l डैश का स्थान पर हो जाएगा l/2 अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू यंग्स मॉडुलस। तो इंक्रीमेंट इन लेंथ इलांगेशन यह आ गया हाफ mgl अपॉन ay, that is elongation is equal to mgl upon 2ay। यानी जब हम लोग कोई ब्लॉक सस्पेंड करते थे तो वहां पे mgl अपॉन ay का इलांगेशन होता था, लेकिन इसमें क्या है कि mgl अपॉन 2ay का इलांगेशन होता है। वही 2 से क्या हो जाता है बेटा, डिवाइड हो जाता है। क्यों? क्योंकि अब अपना जो वेट होगा ना तो उसका वेट कहाँ काम करेगा, सेंटर ऑफ मास पर। तो लेंथ के स्थान पे हम लोग l/2 रख करके बस सॉल्व करें तो आंसर आ जाता है। तो ये इलांगेशन ड्यू टू इट्स ओन वेट mgl अपॉन 2ay, और अपना अगर वेट नहीं होता, यहां पर नीचे अगर ब्लॉक सस्पेंड करते तो पूरा लेंथ लेके चलते, तब mgl अपॉन ay केवल आंसर होता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा देखते हैं। ये एक रिजिड सपोर्ट है और ये एक रॉड है, रॉड का अपना वेट है बेटा, यह है रॉड जिसका अपना मास m है, लेंथ l है, क्रॉस सेक्शन एरिया a है, यंग्स मॉडुलस y है, और ये हो गया कौन सा सपोर्ट, इट इज रिजिड सपोर्ट। रिजिड सपोर्ट से सस्पेंडेड है, यानी अपना भी वेट काम कर रहा है, और साथ में यहाँ पे एक ब्लॉक भी सस्पेंड कर दिए हैं। ब्लॉक का वेट मास कैपिटल M है, ये क्या है, ब्लॉक है। तो कह रहा है फाइंड elongation produced in given rod। इसमें बेटा इलांगेशन बताना है। तो अब क्या करोगे, सीधा सीधा जो कॉन्सेप्ट हमने बताया वही ध्यान दो भाई। ये वेट देखो mg यहाँ तो लगेगा ही, इस ब्लॉक का वेट mg लगेगा, और इस रॉड का जो अपना वेट लगेगा वो कहाँ लगेगा, सेंटर मास पे लगेगा। देखो अपना वेट यहाँ लगेगा, कितना, mg। तो एक अपने वेट वाला इलांगेशन होगा, एक ब्लॉक वाला इलांगेशन होगा, और यही हो जाएगा कितना, देखो l/2 पर इसका सेंटर मास टोटल काम करेगा। ये टोटल लेंथ इसका कितना है बताओ, l है। तो इसमें जो टोटल इलांगेशन होगा, टोटल इलांगेशन ये होगा इलांगेशन ड्यू टू ब्लॉक के कारण इलांगेशन, और प्लस इलांगेशन ड्यू टू इट्स ओन वेट। देख रहे हो, अपने वेट के कारण, अपने वेट के कारण इलांगेशन और ब्लॉक के कारण इलांगेशन। तो ब्लॉक के कारण इलांगेशन होगा बेटा mgl अपॉन ay, और अपने वेट वाला जो इलांगेशन होता है यहाँ 2 से डिवाइड हो जाता है, तो ये हो जाता है बेटा mgl अपॉन 2ay। देख रहे हो, mgl अपॉन 2ay, लेकिन ये स्मॉल m हो गया। तो यहां से देखा जाए तो gl अपॉन ay कॉमन हो गया, ब्रैकेट में बच गया बेटा कैपिटल M प्लस m/2। ये हो गया टोटल इलांगेशन, जिसमें कि एक ब्लॉक भी सस्पेंड है। इसमें देखा जाए तो एक बेटा ब्लॉक भी सस्पेंडेड है, और साथ में अपना ओन वेट भी इसमें है, जिससे कि ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो गया। तो ये ध्यान देना चाहिए कि अपने वेट के कारण जितना इलांगेशन होता है, वह ब्लॉक वाले जो इलांगेशन होता है, चूंकि वह इंड पे सस्पेंडेड होता है, लोअर इंड पर, उसका आधा आंसर देखो आता है। तो देखो 2 से हमने यहाँ क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन।
इस क्वेश्चन में देखो 32 नंबर क्वेश्चन है असाइनमेंट का। A thick rope of density rho and length L is hang from a rigid support. The increase in length of the rope, देखो increase in length यानी elongation, कोई डेल्टा एल यानी एल पूछ रहे हैं, इलांगेशन पूछ रहे हैं, आप द रोप ड्यू टू ओन वेट, यंग्स मॉडुलस कितना है, वाई है। तो इसमें क्या किया है ना कि देखो इसकी डेंसिटी रो दे दिया है, लेंथ एल दे दिया है, तो अपने वेट के कारण इलांगेशन कितना होता है वो, अच्छा देखो अपने वेट के कारण जब भी इलांगेशन पूछेगा तो आंसर में नीचे 2 जरूर आएगा, डिनोमिनेटर में 2 आएगा, तो डिनोमिनेटर में 2 यहाँ देखो दिख रहा है, सीधे आंसर बेटा बी दिख रहा है, बिना साल किए भी आंसर लगा सकते हो। देखो रो एल स्क्वायर इंटू जी अपान 2y, यहाँ तो डेंसिटी के टर्म आंसर देना है, तो आओ सॉल्व कर लेते हैं। एक रोप है जिसका अपना अपना वेट है, यह बेटा लेंथ एल, डेंसिटी रो है, यंग्स मॉडुलस वाई है। तो इसका जो अपना वेट काम करेगा वो कहाँ काम करेगा, अपना वेट इसका सेंटर ऑफ मास पे काम करेगा, ये तो सीखे हो। तो इलांगेशन इन गिवन रोप ड्यू टू इट्स ओन वेट, अपने वेट के कारण इलांगेशन बेटा स्मॉल एल दैट इज डेल्टा एल, इस रोप का मास एम जी इंटू एल अपान 2ay, एम जी एल अपान 2ay, अभी पढ़े हो ठीक, लेकिन मास तो पता नहीं है, तो पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, मास अपान वॉल्यूम, तो मास इज इक्वल टू हो गया वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, इसका वॉल्यूम हो गया क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ इंटू रो, मास के स्थान पर रख दो बेटा ए एल रो इंटू जी इंटू एल अपान 2ay, ए से ए क्या हो गया, कट गया, तो इस तरह से इलांगेशन आ गया डेंसिटी के टर्म में रो इंटू जी इंटू एल स्क्वायर अपान 2y। तो डायरेक्ट अगर आंसर देना है तभी भी आंसर दे सकते हो, और डायरेक्ट आंसर कैसे दे सकते हो कि बेटा ये जो आंसर होता है अपने वेट के कारण जो इलांगेशन होता है उसमें 2 से जरूर डिवाइड होता है, देखो 2 से डिवाइड हो गया है, बोलो सॉल्व हो गया कि नहीं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन 41 नंबर क्वेश्चन ऑफ असाइनमेंट IIT 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। A solid sphere of radius r made of a soft material of bulk modulus k is surrounded by a liquid in a cylindrical container. A massless piston of area A floats on the surface of the liquid, covering entire cross section of cylindrical container. When a mass m is placed on the surface of the piston of compressed the liquid, the fractional decrement in radius of the sphere. ठीक है, देखो कंप्रेसिबिलिटी यहां पर बल्क मॉडुलस कितना दिया है, के दिया है, तो कितना फ्रैक्शनल डिक्रीमेंट इन रेडियस हो रहा है ये पूछ रहे हैं, फ्रैक्शनल डिक्रीमेंट इन रेडियस यानी डी आर अपान आर, डेल्टा आर दैट इज डेल्टा आर अपान आर, एक तरह से डी आर अपान आर पूछ रहे हैं, और डिक्रीमेंट मतलब यहाँ क्या लग जाएगा, माइनस, ये देखो फाइंड करा रहे हैं। अब डायग्राम बनाते हैं, अभी क्लियर होगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि एक सिलेंडर है, इस तरह से एक सिलेंडर है, इसमें लिक्विड भरा है, ठीक है। अब क्वेश्चन में ये कह रहा है बेटा कि इसमें एक स्फेयर ला करके इस तरह से रख दिया, इस स्फेयर का रेडियस कितना है आर, यह है स्फेयर, यह है सिलेंडर, और देखा जाए तो कह रहा है कि यहाँ एक पिस्टन लगा दिया, यहां पर एक पिस्टन लगा दिया,
पिस्टन आगे पीछे मूव कर सकता है। यह है बेटा पिस्टन, इसका एरिया ए है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में, ध्यान दो। स्फीयर ऑफ रेडियस आर सॉफ्ट मटेरियल ऑफ बल्क मॉडुलस के। ये जिसका बना है, जिस मटेरियल का स्फीयर, इसका बल्क मॉडुलस बेटा के है। बल्क मॉडुलस बी इज इक्वल टू क्या, के ये दे दिया है। अब क्वेश्चन में क्या है, मासलेस पिस्टन ऑफ एरिया ए, जो पिस्टन है उसका कोई मास नहीं है। सरफेस ऑफ द लिक्विड covering entire cross section of the cylindrical container. When a mass m is placed on the surface of the piston, the compresses the liquid, the fractional decrement in radius of sphere. मतलब कह रहा है कि यहां पर अगर एक मास बेटा ला के रख दिया जाए, देख लो क्या किया है, इस पिस्टन पर यहां पर एक मास ला करके m मास बेटा यहां पे रख दिया। m मास रखने से इस पे क्या लगने लगा, वेट, mg वेट लगने लगा। ठीक है, उस पर कितना फोर्स लगने लगा, F इज इक्वल टू mg, इस पे फोर्स लगने लगा। और फोर्स लगने के कारण ये पिस्टन कंप्रेस कर दिया लिक्विड को, और लिक्विड कंप्रेस होने से बेटा यह है डायग्राम, लग रहा मिट गया, फिर से बना लेते हैं। एक सिलेंडर है, लिक्विड भरा है इसमें, इट इज सिलेंडर। और इसमें बेटा एक स्फीयर है, यह स्फीयर, स्फीयर का रेडियस r है, स्फीयर रेडियस r, और स्फीयर के मटेरियल का बल्क मॉडुलस b इज इक्वल टू k है, रेडियस r है। अब यहां पे क्या कर रहा है बेटा, एक पिस्टन लगाया है। क्वेश्चन में कह रहा है कि यहां एक पिस्टन लगाया है, पिस्टन मासलेस है। ठीक है, यह है पिस्टन जो आगे पीछे मूव कर सकता है। पिस्टन का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है वो ए है, मासलेस है। अब कह रहा है उस पिस्टन पे ला करके अगर एक मास रख दिया जाए, इस पिस्टन पे ला करके एक m मास अगर रख दिया जाए तो इसका वेट नीचे लगेगा। वेट नीचे लगने की वजह से लिक्विड क्या होगा, कंप्रेस होगा। और जब लिक्विड कंप्रेस होगा तो ये जो स्फीयर है, ये स्फीयर भी कंप्रेस होगा। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि इस स्फीयर का जो रेडियस होता है उसमें कितने की फ्रैक्शनल डिक्रीमेंट होगा, यानी माइनस डेल्टा आर अपान आर, दैट इज माइनस डी आर अपान आर। यहाँ क्या करना है बेटा, फाइंड करना है। तो करना कुछ नहीं है, बल्क मॉडुलस का बेटा फॉर्मूला फट से लगा दो। कौन सा मॉडुलस, बल्क मॉडुलस बी या के इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर अपान माइनस डेल्टा वी अपान वी। याद करो ये फॉर्मूला बेटा, याद करो। तो यहां से आ गया माइनस डेल्टा वी अपान वी इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर अपान बल्क मॉडुलस के। ये हो जाएगा माइनस डेल्टा वी अपान वी इज इक्वल टू चेंज इन प्रेशर इज फोर्स अपान एरिया, एरिया ए दिया है, अपान के इज इक्वल टू एफ अपान क्या आ गया बेटा, के ए। इसलिए यहां से आ गया माइनस डेल्टा वी अपान वी इज इक्वल टू एफ अपान के ए, एफ अपान के इंटू ए। इसको ये भी लिख सकते हो माइनस डी वी अपान वी इज इक्वल टू एफ अपान के इंटू ए। एफ के स्थान पर पिस्टन पर जो मास रखे हैं उसका वेट mg अपान के इंटू ए।
और तुम जानते हो बेटा कि जो वॉल्यूम है स्फेयर का वो होगा 4/3 पाई आर क्यूब, वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, यहाँ से हम लिख सकते हैं डेल्टा वी अपॉन वी, लॉग लेके पार्शियल डिफरेंशिएशन जैसे यूनिट डायमेंशन में करते थे 3 डेल्टा आर अपॉन आर, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं बेटा डी वी अपॉन वी इज इक्वल टू 3 डी आर अपॉन आर, इसलिए माइनस डी वी अपॉन वी कैसे हम लिख दें -3 डी आर अपॉन आर इज इक्वल टू एम जी अपॉन के इंटू ए। तो यहाँ से देखो फ्रैक्शनल डिक्रीमेंट इन रेडियस ऑफ स्फेयर माइनस डी आर अपॉन आर, माइनस इंडिकेट कर रहा है डिक्रीमेंट, इज इक्वल टू एम जी अपॉन 3 इधर आ गया 3 के इंटू ए, ये कहलाएगा फ्रैक्शनल डिक्रीमेंट इन रेडियस ऑफ स्फेयर, कंप्रेस होने के कारण उसका कितना फ्रैक्शनल डिक्रीमेंट होगा, ये आंसर आ गया। माइनस क्या इंडिकेट कर रहा है, डिक्रीमेंट, क्योंकि क्वेश्चन स्पष्ट लिख रहा है फ्रैक्शनल डिक्रीमेंट इन रेडियस बताओ। तो क्यों स्फीयर का वॉल्यूम डिक्रीज कर रहा है, क्योंकि ये लिक्विड के अंदर रखा है, ऊपर से पिस्टन लगा दिया, तो पिस्टन जब वेट रखोगे तो वह क्या करेगा, फोर्स लगाएगा, पिस्टन नीचे जब मूव करेगा तो लिक्विड को कंप्रेस कर देगा, लिक्विड जब कंप्रेस होगा तो ये जो स्फीयर है वो कंप्रेस हो जाएगा, तो उसका रेडियस कंप्रेस हो जाएगा, तो वही फ्रैक्शनल डिक्रीमेंट इन रेडियस पूछ रहे हैं आगे। और देखते हैं आंसर कौन सा सही है, mg अपॉन 3ka, mg अपॉन 3ka, बी ऑप्शन इसमें देखो बेटा सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ बेटा ये क्वेश्चन देखो, नीट 2020 में देखो एक क्वेश्चन इस टॉपिक से आ गया, मेडिकल एग्जाम 2020 में क्वेश्चन आया है बेटा, एक क्वेश्चन छोटा सा। A wire of length L, area of cross section is hanging from the fixed support. The length of wire changes to L1 when mass M is suspended from its free end. The expression for Young's modulus. कितना अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन बेटा, बताया ना यंग्स मॉडुलस पे ही क्वेश्चन आता है एग्जाम में, यंग्स मॉडुलस पर। ये है बेटा रिजिड सपोर्ट और ये एक मासलेस रॉड है जिसका अपना कोई मास नहीं है, देख सकते हो, जिसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, यंग्स मॉडुलस वाई फाइंड करना है, और इसका जो लेंथ है वो कितना है बेटा, एल इसका लेंथ है। अब क्या किया, यहाँ एक ब्लॉक एम मास का ब्लॉक सस्पेंड कर दिया, एम मास का ब्लॉक सस्पेंड करने से इसका इलांगेशन ये हो गया कितने का, डेल्टा एल इसका इलांगेशन हो गया, और बाद में इसका जो टोटल लेंथ है वो कितना हो गया बेटा, L1, बाद में इसका टोटल लेंथ L1 हो गया, इसलिए इलांगेशन होने के कारण इसका लेंथ, वेट जब सस्पेंड किए तो ये इलांगेट हुआ, तो बाद में लेंथ L1 दिया है, तो इलांगेशन जो होगा डेल्टा एल, जैसा कि हम लोग फॉर्मूले में एल लिखते थे, L1 में से एल क्या कर देना है, माइनस कर देना है, इसके बाद से बेटा फॉर्मूला अप्लाई कर लेना है। फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं, यंग्स मॉडुलस इज इक्वल टू एफ इनटू टोटल लेंथ अपॉन क्रॉस सेक्शनल एरिया इनटू इलांगेशन, तो यहाँ से इलांगेशन स्मॉल एल इज इक्वल टू कैपिटल एल इज इक्वल टू एफ इनटू कैपिटल एल, सॉरी वाई पूछ रहा है ना, हाँ वाई पूछ रहा है तो वैल्यू रख दो, और क्या, वाई ही तो पूछ रहा है, इसलिए y इज इक्वल टू एफ के स्थान पर क्या हो जाएगा, mg, देखो mg इंटू एल अपॉन क्रॉस सेक्शन एरिया ए, और इलांगेशन होगा इसका जो डेल्टा एल होगा, डेल्टा एल ये हो जाएगा L1 माइनस एल। 2 लाइन का क्वेश्चन बेटा देख लो, नीट एग्जाम 2020 में आया है, 2 लाइन का क्वेश्चन, ये फॉर्मूला देखो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसी क्वेश्चन आता है, एफ के साथ एम जी रख दिया, एल को एल रहने दिया, ए को ए रहने दिया, इलांगेशन L1 माइनस एल होगा, क्योंकि बाद में लेंथ L1 हो गया, शुरू का लेंथ एल है, तो L1 में से एल माइनस कर दो, और क्या, देखो mgl अपॉन ए L1 माइनस एल, बी ऑप्शन सही है, क्योंकि शुरू में लेंथ जो था वो L था, बाद में इलांगेशन के कारण लेंथ L1 हो गया, तो इलांगेशन कितने का हुआ, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ कर दिया, तो mgl अपॉन ए L1 माइनस एल बेटा आंसर आ गया। देखो mgl अपॉन ए L1 माइनस एल, एकदम फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आया है, इसलिए यंग्स मॉडुलस इस टॉपिक में विशेष रूप से तैयार कर लेना चाहिए। यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, पूरा चांस होता है यंग्स मॉडुलस से क्वेश्चन एग्जाम में आने का। और टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पढ़ने चल रहे हैं।
नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है बेटा थर्मल स्ट्रेस। इंपॉर्टेंट माना जाता है थर्मल स्ट्रेस बेटा इंपॉर्टेंट होता है। जैसे एक रॉड है उसको दो सपोर्ट से बेटा रिजिडली सपोर्टेड कर दो, दोनों तरफ से सपोर्टेड कर दो, तो तुम ये देखोगे कि जब रिजिडली सपोर्ट हो जाएगा तो टेम्परेचर जब वेरिएशन होता है, गर्मी का सीजन आता है, जाड़े का सीजन आता है, तो लगभग 45 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर वेरिएशन होता है। तो जो रॉड का लेंथ होता है या तो बढ़ जाता है या तो घट जाता है। तो जब वो लेंथ बढ़ता है, इलॉन्गेशन होता है, और रॉड का अपना यंग्स मॉडुलस होगा, एरिया होगा, उसके मटेरियल का कुछ ना कुछ यंग्स मॉडुलस होगा, उसके मटेरियल का कुछ ना कुछ कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा होगा बेटा। तो एक्सपेंड जब करता है तो सपोर्ट पर फोर्स लगाता है, तो उस पर सपोर्ट भी उस पर क्या करता है, फोर्स लगाता है। तो ये एक स्ट्रेस क्रिएट होता है फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द रॉड। फोर्स पर यूनिट एरिया में जब स्ट्रेस उस पर प्रोड्यूस होगा तो ये किसके कारण प्रोड्यूस होता है, टेम्परेचर वेरिएशन के कारण, इसलिए कहा जाता है थर्मल स्ट्रेस। और थर्मल स्ट्रेस का फॉर्मूला एकदम आसान था, अभी पढ़ोगे एकदम क्लियर हो जाएगा। इसको तैयार करके एग्जाम में जाना, इसी पे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में बेटा दे देता है। देख लो ये रिजिड सपोर्ट है दोनों तरफ और इसके बीच एक रॉड सेट है, ये हो गया बेटा रॉड, इधर है रिजिड सपोर्ट, इधर भी है और इधर भी है। ये रॉड है, रॉड का क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, यंग्स मॉडुलस वाई, लेंथ एल है ना, और कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन अल्फा, अल्फा इज कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो ए क्या है, ए इज क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ रॉड, वाई है इसका यंग्स मॉडुलस, एल इसका टोटल लेंथ है, स्मॉल एल इज इक्वल टू कैपिटल एल, इसको क्या कहेंगे, इंक्रीमेंट इन लेंथ। तो कहोगे लेंथ कैसे इंक्रीज होगा, टेम्परेचर वेरिएशन से। और डेल्टा थीटा इज टेम्परेचर चेंजिंग, इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कुछ भी हो सकता है, हो गया बेटा टेम्परेचर चेंजिंग। इस रॉड का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ए है, ये हो गया इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया ए, और इसमें आएगा बेटा अल्फा, अल्फा इज कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ रॉड मटेरियल। हीट में इसको बता चुके हैं थर्मल एक्सपेंशन में अल्फा क्या होता है, जहां लेंथ चेंजिंग होता है टेम्परेचर चेंज के कारण, वहां पे बेटा अल्फा चलता है। तो थर्मल स्ट्रेस क्या होगा भाई, रॉड का अपना लेंथ चलो एल है, रॉड का लेंथ एल है, लेकिन जब टेम्परेचर ये पाएगा इंक्रीज या डिक्रीज, मान लो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो इसका जब लेंथ बढ़ेगा तो इधर से ये फोर्स लगाएगा, जब इधर से फोर्स लगाएगा तो ये सपोर्ट भी इधर से बेटा फोर्स लगाएगा, ये सपोर्ट, और ये जो फोर्स लग रहा है इसके क्रॉस सेक्शन एरिया ए पे लग रहा है, तो एफ अपॉन ए यहाँ का क्या होगा, थर्मल स्ट्रेस होगा बेटा, थर्मल स्ट्रेस। तो ये स्ट्रेस किसके कारण जनरेट हो रहा है, टेम्परेचर वेरिएशन के कारण, इसलिए उसको बोलते हैं बेटा थर्मल स्ट्रेस। इसलिए हम लोग को क्या फाइंड करना है, थर्मल स्ट्रेस फाइंड करना है, थर्मल स्ट्रेस
एस टी इज इक्वल टू एफ अपॉन ए, ये हम लोग को फाइंड करना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करें, अल्फा का फॉर्मूला लगा दें। अल्फा इज इक्वल टू होता है बेटा एल टी माइनस एल नॉट, मतलब इंक्रीमेंट इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ एल इंटू डेल्टा टी। अरे यहाँ पे होता है एल टी माइनस एल नॉट, मतलब इंक्रीमेंट इन लेंथ, तो इंक्रीमेंट इन लेंथ को डेल्टा एल कह लो, अपॉन ओरिजिनल लेंथ एल है, इंटू टेम्परेचर इंक्रीमेंट डेल्टा थीटा है। डेल्टा एल को हम लोग एल भी कहते थे, तो एल इंटू क्या आ गया बेटा, डेल्टा थीटा आ गया। तो यहाँ से हम लोग क्या फाइंड कर लिए, डेल्टा एल अपॉन एल इज इक्वल टू क्या आ गया, अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। अल्फा है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ रॉड मटेरियल, और डेल्टा थीटा है बेटा टेम्परेचर इंक्रीमेंट। टेम्परेचर इंक्रीमेंट चाहे सेल्सियस में दे चाहे केल्विन में, उससे फर्क नहीं पड़ता। डेल्टा थीटा टेम्परेचर चेंजिंग सेल्सियस केल्विन दोनों में बराबर होता है। अब यंग्स मॉडुलस इक्वल टू क्या होता है भाई, एफ इंटू कैपिटल एल अपॉन ए इंटू स्मॉल एल। स्मॉल एल क्या है, इंक्रीमेंट इन लेंथ, बोलो। तो यहां से तुम क्या करो, एफ अपान ए फाइन कर लो। देखो एफ अपान ए थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू वाई, वाई इंटू ये आ गया डेल्टा एल अपान एल इज इक्वल टू वाई इंटू डेल्टा एल अपान एल का वैल्यू देख लो, अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। कितना आसान कॉन्सेप्ट बेटा, यहां से आ गया थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन रॉड का क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये फोर्स कैसे क्रिएट हुआ, लेंथ चेंजिंग से। लेंथ चेंजिंग कैसे हुआ, टेम्परेचर चेंजिंग से, इसलिए इसको बोलेंगे थर्मल स्ट्रेस। और फॉर्मूला कितना आसान, यंग्स मॉडुलस इनटू रॉड का कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन इनटू टेम्परेचर चेंजिंग डेल्टा थीटा। फॉर्मूला एकदम आसान है, सबका मल्टीप्लीकेशन है, यंग्स मॉडुलस इनटू अल्फा इनटू डेल्टा टी भी इसको कह देता है, यंग्स मॉडुलस इनटू अल्फा इनटू यहाँ पे टी भी कह सकता है। तो ये कहलाता है बेटा थर्मल स्ट्रेस। इंपॉर्टेंट होता है, ये क्वेश्चन आता है डायरेक्ट एग्जाम में। अच्छा, ये भी पूछ सकता है, ध्यान दो, ये भी कॉन्सेप्ट पूछ सकता है कि जो फोर्स आएगा ये कितना आएगा। अगर फोर्स पूछ दे थर्मल स्ट्रेस का फोर्स, तो एफ इक्वल टू वाई ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा इंटू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। तो एकदम आसान होता है थर्मल स्ट्रेस वाला, चाहे थर्मल स्ट्रेस पूछे चाहे फोर्स पूछे, दोनों कंडीशन में सबका आपस में क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है। यानी एग्जाम में चाहो तो इसको डायरेक्ट याद रख सकते हो, थर्मल स्ट्रेस y इंटू अल्फा इंटू टेम्परेचर चेंजिंग, यंग्स मॉडुलस इंटू अल्फा इंटू टेम्परेचर चेंजिंग। फोर्स पूछेगा तो एरिया से भी क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। मतलब अब एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो बिना सॉल्व किए भी इसको तुम डायरेक्ट आंसर बेटा दे सकते हो। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है असाइनमेंट का 26 नंबर क्वेश्चन, मेटल रॉड ऑफ यंग्स मॉडुलस, बेटा देखो y दे दिया है यंग्स मॉडुलस, कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन देखो बेटा अल्फा दे दिया है, इज हेल्ड एट इट्स ओन इंड सच दैट इट्स लेंथ रिमेन्स इनवेरिएंट इफ इट्स टेम्परेचर इज रेज्ड बाय T डिग्री सेल्सियस, द लीनियर स्ट्रेस डेवलप्ड इन इट। टेम्परेचर चेंजिंग डेल्टा थीटा कितने दिए हैं, T डिग्री सेल्सियस का दिए हैं। तो क्या पूछ रहे हैं इसमें, थर्मल स्ट्रेस पूछ रहे हैं, एफ अपान ए तो हो जाएगा y इंटू अल्फा इंटू टेम्परेचर चेंजिंग टी, y अल्फा इंटू टी। ऐसा ऑप्शन दिखाई दे रहा है कोई, फर्स्ट ऑप्शन देखो, सबका मल्टीप्लाई होता है y अल्फा इंटू टी। टी क्या है, टेम्परेचर चेंजिंग। ये 26 नंबर क्वेश्चन आप असाइनमेंट है बेटा, आप लोग देख लेना असाइनमेंट से, असाइनमेंट पीडीएफ के फॉर्म में सबको दे दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो असाइनमेंट का 12 नंबर क्वेश्चन है, 12 number question of assignment. A metal bar of length L cross sectional area A, its Young's modulus is Y and coefficient of linear expansion alpha. It is clamped between two stud pillars. अभी हमने जो फिगर बनाया है उसी टाइप का। It is heated through T डिग्री सेल्सियस, the force exerted by the bar. गजब। तो देखो थर्मल स्ट्रेस एफ अपान ए इज इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इंटू अल्फा इंटू टेम्परेचर चेंजिंग। तो फोर्स पूछ रहा है तो वाई ए अल्फा टी, देख रहे बेटा, वाई ए इंटू अल्फा इंटू टी, सबका आपस में मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इस हिसाब से वाई ए इंटू अल्फा इंटू टी, ये बी ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन,
द प्रेशर दैट हैज बी अप्लाइड टू इंड्स ऑफ स्टील, ये 39 नंबर क्वेश्चन असाइनमेंट है, वायर ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर टू कीप इट्स लेंथ कांस्टेंट व्हेन इट्स टेम्परेचर इज राइज्ड बाय 100 डिग्री सेल्सियस। तो कह रहा है कि कितना इसका प्रेशर दैट हैज बी अप्लाइड, वही थर्मल स्ट्रेस है, टेम्परेचर चेंजिंग का जो थर्मल स्ट्रेस है वो पूछ रहे हैं। तो देख लो कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अल्फा का वैल्यू दे दिए हैं, वाई का वैल्यू दे दिए हैं, टेम्परेचर इंक्रीमेंट दे दिए हैं, लेंथ ये सब दे दिए हैं और थर्मल स्ट्रेस पूछ रहे हैं। तो कहेंगे हम लोग क्वेश्चन में थर्मल स्ट्रेस देखो एफ अपॉन ए इक्वल टू यंग्स मॉडुलस इनटू अल्फा इनटू डेल्टा टी। कितना दिया है यंग्स मॉडुलस देख लो, यंग्स मॉडुलस है 2 इंटू 10 पावर 11, लिख दो 2 इंटू 10 पावर 11। अल्फा का वैल्यू है 1.1 इंटू 10 पावर माइनस 5, 1.1 इंटू 10 पावर माइनस 5। और टेम्परेचर चेंजिंग देख लो 100 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर चेंजिंग है, तो 100 से क्या कर दिया मल्टीप्लाई, तो आ गया बेटा 2.2 इंटू 10 पावर 11 और 2 13 माइनस 5, आ गया बेटा 2.2 इंटू 10 पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, दैट इज 2.2 इंटू 10 पावर 8 पास्कल, ये भी कह सकते हो 2.2 इंटू 10 पावर 8, 2.2 इंटू 10 पावर 8 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, 2.2 इंटू 10 पावर 8 पास्कल, आंसर आ गया। यहाँ देखो बेटा हिंट लिखा भी है, थर्मल स्ट्रेस पूछ रहा है, वही ना प्रेशर पूछ रहा है, तो स्ट्रेस प्रेशर ही तो होता है, वाई अल्फा इंटू डेल्टा टी से सॉल्व हो गया। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो पढ़ने चल रहे हैं, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बेटा वो हम लोग पढ़ने चल रहे हैं अब पॉइसंस रेशियो। पॉइसन रेशियो को सिग्मा से बेटा इंडिकेट करते हैं। पॉइसन रेशियो को सिग्मा से इंडिकेट करते हैं। पॉइसन रेशियो बेटा दो स्ट्रेन का रेशियो होता है, लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। कहोगे लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन क्या होता है और समझते हैं। जैसे कोई रॉड है बेटा, ये रॉड है, रॉड का ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है, ठीक है। अब इस पे क्या किया, इसके एंड पर फोर्स लगाया, जो फोर्स लगाएंगे तो इसका लेंथ क्या हो जाएगा बेटा, इंक्रीज हो जाएगा। ये तो सीखे हो, एंड पे फोर्स लगाएंगे तो इलांगेशन क्रिएट होगा, लेंथ इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन अभी तक हम लोग पतले वायर की बात करते थे, पतला वायर में जब लेंथ इंक्रीज होता था तो उसका क्रॉस सेक्शनल एरिया हम कांस्टेंट मानते थे कि उसका डायमीटर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन कोई भी रॉड अगर है तो उसको बेटा जब तुम इसके इस एंड पे फोर्स लगा के इसको इलांगेट करोगे तो लेंथ इसका इंक्रीज करेगा और डायमीटर क्या कर जाएगा बेटा, डिक्रीज कर जाएगा। सोच लो, लेंथ देखो ऐसे आ जाएगा, ये इस पोजीशन से ये इस पोजीशन पर आ गया, क्या लगाने से, फोर्स लगाने से इतने का ये इलांगेट हो गया, इतने का इसमें इलांगेशन बेटा क्रिएट हो गया। तुम देख लो डायमीटर इसका जो था वो कितना था, डी इसका डायमीटर था और लेंथ कितना था बेटा, कैपिटल एल। तो देखा जाए तो लेंथ के अलांग इसमें स्मॉल एल इंक्रीमेंट हो गया, स्मॉल एल इसको बोलेंगे लेंथ के अलांग, जो लेंथ के अलांग जो फोर्स के अलांग जो लेंथ इंक्रीमेंट हो रहा है उसको बोलेंगे हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, स्मॉल एल अपॉन एल, फोर्स के अलांग ये लग रहा है। और एक क्या है कि बताओ लेंथ के परपेंडिकुलर डायमीटर इसका कम हो गया, देखो ना इसका डायमीटर हो गया डी माइनस स्मॉल डी डायमीटर इसका कम हो गया। तो दो प्रकार का स्ट्रेन हो रहा है, एक इसके लेंथ के परपेंडिकुलर, एक लेंथ के अलांग। लेंथ के परपेंडिकुलर लेटरल स्ट्रेन होता है और लेंथ के अलांग बेटा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन होता है। तो जनरली अभी तक हम लोग क्या करते थे, किसी भी रॉड में जब हम लोग इलांगेशन क्रिएट कराते थे तो उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट मान के चलते थे। लेकिन अगर क्रॉस सेक्शन एरिया अगर हम डिक्रीमेंट माने लेंथ बढ़ने से, तो लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो ही बेटा सिग्मा होता है, जिसको पॉइसंस रेशियो कहते हैं। पॉइसन रेशियो यूनिट लेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी होता है।
तो लैटरल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन होगा, लेटरल स्ट्रेन मतलब लेंथ के परपेंडिकुलर, लेंथ के परपेंडिकुलर मतलब उसका वही डायमीटर चेंज होना, तो स्मॉल डी अपान कैपिटल जी, जो हो गया लेटरल स्ट्रेन। और एक हो गया बेटा लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जो लेंथ के अलोंग होता है, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, जिस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं उस डायरेक्शन में, तो लेंथ के परपेंडिकुलर लेटरल स्ट्रेन और लेंथ के अलोंग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, ये हो गया स्मॉल एल अपान कैपिटल एल, ये हो गया सेकंड इक्वेशन। और हम लोग को क्या फाइंड करना है, पॉइसंस रेशियो, ये होता है बेटा लैटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का रेशियो। और रख लो वैल्यू, तो पॉइसन रेशियो को बेटा सिग्मा से इंडिकेट करते हैं। लेटरल स्ट्रेन है स्मॉल डी अपान कैपिटल डी और यह स्मॉल एल अपान कैपिटल एल, इसलिए बेटा सिग्मा इज इक्वल टू स्मॉल डी इंटू कैपिटल एल अपान कैपिटल डी इंटू स्मॉल एल। इसको रेडियस के टर्म में देखें तो स्मॉल आर आर कैपिटल आर इंटू एल, ये पॉइसंस रेशियो है। ये तब काउंट होता है जब एलांगेशन क्रिएट होने से, लेंथ इंक्रीमेंट होने से एरिया कम हो जाए, रेडियस कम हो जाए, दो प्रकार का स्ट्रेन क्रिएट हो, लेटरल स्ट्रेन और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, इन दोनों का रेशियो सिग्मा, दैट इज पॉइसंस रेशियो कहलाता है। ये बेटा यूनिटलेस है और डायमेंशन लेस होता है, ठीक है। और बेटा सिग्मा लाइज बिटवीन -1 टू +1/2, सिग्मा का वैल्यू बेटा -1 से +1/2 के बीच लाई करता है, इसको याद रखना चाहिए। सिग्मा लाइज बिटवीन -1 टू +1/2, -1 से 1/2 तक इसका वैल्यू होता है किसका, सिग्मा का। ये असाइनमेंट में देखना क्वेश्चन भी दिया है, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है, बस डायरेक्ट इसको याद रखना। बाकी कोई सिग्मा का वैल्यू तुमसे कोई पूछने नहीं जा रहा कितना होता है, बट एक बार जानते रहोगे तो कभी तुम्हारे सामने क्वेश्चन आ जाएगा तो फट से इसको बता दोगे, अच्छा सर बताए थे इसका वैल्यू -1 से +1/2 तक होता है सिग्मा पॉइसंस रेशियो, इट इज यूनिटलेस एंड डायमेंशनलेस। पॉइसन रेशियो का डायमेंशन लिखने के लिए आता है, तो आराम से बोलो यूनिटलेस डायमेंशनलेस होता है। अब नेक्स्ट और लास्ट आंसर इस पॉइंट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व। स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व यानी ग्राफ। ठीक है बेटा, स्ट्रेस एंड स्ट्रेन कर्व हम लोग स्टडी करने चल रहे हैं, ग्राफ इसमें प्लॉट करेंगे, समझते हैं क्या है, फिर इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं, फिर ये टॉपिक क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा। स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व जब प्लॉट करेंगे तो इस टाइप का इसमें कर्व आता है बेटा। इधर होता है स्ट्रेस और इधर होता है बेटा स्ट्रेन। जैसे कोई वायर है, उस वायर के एक एंड को रिजिड सपोर्ट से सस्पेंड कर दो, दूसरे एंड पे कोई ब्लॉक सस्पेंड कर दो, तो उस पर तुमने स्ट्रेस क्रिएट कराया, स्ट्रेस क्रिएट कराने से स्ट्रेन क्रिएट हो गया, थोड़ा सा लेंथ बढ़ गया। अगर तुम फोर्स हटा लो, वेट हटा लो जो लोअर एंड पे सस्पेंड किए हो, तो अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन करने लगेगा। स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और ज्यादा वेट बढ़ा दो,
स्ट्रेस बढ़ेगा, फिर और ज्यादा स्ट्रेन बढ़ेगा, स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन एक समय ऐसा आएगा बेटा कि जब तुम ज्यादा फोर्स उस पर लगा दोगे तो इतना ज्यादा इलांगेशन क्रिएट हो जाएगा कि स्ट्रेस स्ट्रेन के फिर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं रह जाएगा। लेकिन अगर तुमने फोर्स हटा लिया, एक्सटर्नल वेट हटा लिया, तो अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रिगेन करने का प्रयास करेगा, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी रहेगी, लेकिन स्ट्रेस और स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होंगे। इसलिए ग्राफ प्लॉट करते समय स्टार्टिंग में बेटा जो ग्राफ आता है वह क्या होता है, स्ट्रेट लाइन होता है, बाद में कर्व हो जाता है, और ज्यादा उसमें वेट बढ़ा दो तो वह क्या होगा ना कि इतना ज्यादा इलांगेट हो जाएगा, जैसे लिक्विड फ्लो करता है उसे फ्लो कर जाएगा, और अंत में फिर वो ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होते समय ज्यादा फोर्स लगाना नहीं पड़ेगा, वो फ्लो होता चला जाएगा लिक्विड के जैसे, तब प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी उसमें आ जाएगी, प्लास्टिक की प्रॉपर्टी आ जाएगी, उसके बाद से क्या होगा बेटा, वो ब्रेक कर जाएगा। इसलिए जब इसका हम लोग ग्राफ प्लॉट करते हैं तो स्टार्टिंग में ग्राफ इस तरह से स्ट्रेट लाइन ग्राफ इसमें देखो बेटा बनता है। कौन सा ग्राफ, स्ट्रेट लाइन, ऐसे ओ से लेकर ए तक ये होगा स्ट्रेट लाइन। इसमें क्या होता है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है बेटा, स्ट्रेन होता है। इसलिए ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन ये ग्राफ आता है, और ये स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल स्ट्रेन ये इंडिकेट करता है कि अगर बॉडी पर से एक्सटर्नल फोर्स वेट हटा लो तो वह बॉडी अपने ओरिजिनल शेप और साइज को क्या कर लेगा, रीगेन कर लेगा। तो ओ से ए तक, ए पॉइंट इसका कहलाता है बेटा, जो ए पॉइंट होता है, ए पॉइंट इसका प्रोपोर्शनल लिमिट होता है, क्योंकि देखो ना ओ से लेके ए तक प्रोपोर्शनलिटी है, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी है। ए पॉइंट पे आकर के स्ट्रेट लाइन वाला कर्व समाप्त होकर के और ये इस तरह से कर्व बन जाता है, ए से लेकर बी तक ये कर्वनेस इसमें आ गया, यानी यहाँ पे स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इसलिए ए पॉइंट को बेटा बोला जाता है प्रोपोर्शनल लिमिट। क्लियर, ए पॉइंट क्या कहलाता है, प्रोपोर्शनल लिमिट कहलाता है। क्यों प्रोपोर्शनल लिमिट ए पॉइंट को कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल की कहानी फिनिश हो रही है, इलास्टिसिटी भी रहेगा, एक्सटर्नल फोर्स हटाने पे यह ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन कर लेगा। लेकिन इसके बाद से बेटा इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी अभी भी रहेगी, लेकिन थोड़ा इसमें कर्वनेस आ जाएगा ए से लेकर बी तक, और इसमें स्ट्रेस स्ट्रेन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होता है। इसलिए जो बी पॉइंट होता है यहां तक इसकी इलास्टिसिटी रहती है, तो जो बी पॉइंट कहलाता है बेटा ये इलास्टिक लिमिट कहलाता है। बी पॉइंट जिसको इल्ड पॉइंट भी बोलते हैं, बी पॉइंट इज इलास्टिक लिमिट, दैट इज, इसी को पढ़ते हैं बेटा इल्ड पॉइंट, इट इज नोन एज इल्ड पॉइंट। इसके बाद से क्या होगा कि स्ट्रेस, थोड़ा सा स्ट्रेस बढ़ा दोगे थोड़ा सा तो ये ऐसे फ्लो कर जाएगा और अंत में बेटा ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक होते समय फोर्स कम लगेगा, कम ही फोर्स से क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ये इसका सी पॉइंट कहलाता है। ये इसका प्लास्टिसिटी प्रॉपर्टी है बेटा, कौन सी, प्लास्टिसिटी की प्रॉपर्टी होता है, जैसे लिक्विड फ्लो होता है उस तरह से फ्लो कर जाता है। और सी पॉइंट इज नोन एज ब्रेकिंग पॉइंट। यहां पर वह वायर या जो भी रबर होता है वो क्या हो जाता है बेटा, ब्रेक हो जाता है। तो सी पॉइंट इज ब्रेकिंग पॉइंट। तो इस ग्राफ में यही जानना चाहिए कि ओ से ए तक क्या है, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन है। ए पॉइंट इज नोन एज प्रोपोर्शनल लिमिट, बी पॉइंट इज नोन एज इलास्टिक लिमिट। यहाँ की इलास्टिसिटी समाप्त हो जा रहा है, इसके बाद से अगर फोर्स लगाओगे तो प्लास्टिसिटी आ जाएगा, जैसे लिक्विड फ्लो करता है उसे वो फ्लो कर जाएगा, लगातार उसका लेंथ बढ़ता चला जाएगा और अंत में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। यानी बी पॉइंट तक देख रहे हो, बी पॉइंट तक अगर तुम फोर्स लगाते हो ए से बी तक तो अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन करने का प्रयास करता है, इलास्टिसिटी की प्रॉपर्टी रहती है। इसके बाद से बी पॉइंट के ऊपर तो प्रयास भी नहीं करेगा अपने ओरिजिनल शेप और साइज को रीगेन करने का। तो ये इसका कहलाता है इतना परमानेंट डिफॉर्मेशन। परमानेंट डिफॉर्मेशन भी बेटा ये कहलाता है। ये स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व कहलाता है, जिसमें ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट क्या होता है इसका नॉलेज रहना चाहिए। ठीक है,
स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व पर ये क्वेश्चन है और देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन असाइनमेंट का। देखो ये इधर वेट है, इधर इलांगेशन दे दिए। द एडजेसेंट ग्राफ शोज extension delta L of a wire of length 1 meter suspended from the top of a rope at one end and with the load W connected to the other end. If the cross sectional area of the wire, देखो वायर का क्रॉस सेक्शनल एरिया यहाँ दिए हुए हैं 10 पावर -6 मीटर स्क्वायर वायर का क्रॉस सेक्शन एरिया बेटा दिए हुए हैं। कैलकुलेट द यंग्स मॉडुलस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर, यंग्स मॉडुलस पूछ रहे हैं। इस ग्राफ में देखो ये वेट जब 20 है तो उसमें इलांगेशन 1 का है, जब 40 है तो इलांगेशन 2 का है, जब ये 60 है तो इलांगेशन 3 का है, जब 80 है तो इलांगेशन कितने का है बेटा 4 का है। तो तुम कोई भी एक लेके चलो, इसे 20 लेके वेट चलो तो इलांगेशन 1 लेके चलो, इसको 40 लेके चलो तो इसको 2 लेके चलो। ठीक है, तो आओ यंग्स मॉडुलस का फॉर्मूला अप्लाई कर दो बेटा। यंग्स मॉडुलस y इज इक्वल टू F इंटू L अपॉन A इंटू स्मॉल l। F यहाँ पे वेट W हो जाएगा, लेंथ दिया ही है, क्रॉस से एरिया दिया है और L का सामने डेल्टा L। Y बेटा फाइंड करा रहा है, वेट कितना रखें। अगर वेट हम 20 रख रहे हैं, देखो 20 न्यूटन, तो इलांगेशन 1 रखेंगे और लेंथ 1 मीटर का क्वेश्चन में दिया है, बोलो। तो W अगर हम कितना रखें, देखो वेट हम 20 रख रहे हैं, 20 न्यूटन, लेंथ 1 मीटर दिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना दिया है भाई 10 पावर -6, क्रॉस सेक्शन एरिया 10 पावर -6। तो इलांगेशन हम कितना रखेंगे, देखो जब 20 रख रहे हैं तो इलांगेशन हम 1 रखा रखें, 1 इंटू 10 पावर -4, यहाँ देख लो ना कैसा यूनिट लिखा है, तो यहाँ लिख देंगे डेल्टा L के स्थान पे 1 इंटू 10 पावर -4, आ गया 20 इंटू 10 पावर 10, यंग्स मॉडुलस आ गया 2 इंटू 10 पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। देख रहे हो, ये आ गया यंग्स मॉडुलस। कौन सा ऑप्शन है, ए ऑप्शन बेटा सही है। ठीक है, तो देखा जाए बेटा ये टॉपिक क्या हो गया, द एंड हो गया, समाप्त हो गया बेटा। इलास्टिसिटी 4 लेक्चर लगा, फिनिश हो गया। लेकिन इलास्टिसिटी से एक क्वेश्चन श्योर आना है, जिसमें क्या विशेष रूप से तैयार करना है। यंग्स मॉडुलस तो विशेष रूप से तैयार कर लेना, ब्लॉक सस्पेंड करने के कारण कितना इलांगेशन क्रिएट होगा, अपने वेट के कारण कितना इलांगेशन क्रिएट होगा, थोड़ा बल्क मॉडुलस भी तैयार कर लेना। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा है, बल्क मॉडुलस से पूछा है, यंग्स मॉडुलस से पूछा है, और थर्मल स्ट्रेस भी तैयार कर लेना। थर्मल स्ट्रेस कितना आसान है, यंग्स मॉडुलस इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, सबका मल्टीप्लाई हो जाता है। और फोर्स अगर पूछे थर्मल स्ट्रेस वाला तो निश्चित है कि एरिया से मल्टीप्लाई हो जाएगा, यंग्स मॉडुलस इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू अल्फा इंटू डेल्टा थीटा। 3-4 पॉइंट है, अगर इस पे तुम ध्यान दे दो, हमने जितना क्वेश्चन कराया उसको सॉल्व कर लो और असाइनमेंट से क्वेश्चन कर लो, तो यंग्स मॉडुलस इलास्टिसिटी के क्वेश्चन बेटा दिक्कत नहीं करते। ठीक है, तो ये टॉपिक बेटा फिनिश हो गया। अब अगला टॉपिक स्टार्ट होगा सरफेस टेंशन, छोटा टॉपिक है, और सरफेस टेंशन फिनिश होने के बाद से तब आ जाएंगे हम लोग लास्ट टॉपिक जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर के, फ्लो ऑफ लिक्विड, फ्लूइड मैकेनिक्स में हम लोग आ जाएंगे। एक टॉपिक उसमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल है ना, विस्कोसिटी, ये सब कॉन्सेप्ट उसमें हम लोग को स्टडी करना रहेगा। ठीक है बेटा, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।